नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और आज मैं जो आपके सामने मैं हाजिर हुई हूं, तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत की जो आ रही है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आपको पता ही है कि फिलहाल अभी जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, और उसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, जिनको एक सीट दी गई है। आरएलडी अलग हो गई है और वो बीजेपी के साथ है। लेकिन तब से ही ये अटकलें लगाई जा रही है, शुरू से ही, कि आखिर मायावती क्या करने जा रही हैं। मायावती किसके साथ होंगी? मायावती क्या बीजेपी के साथ बी टीम की तरह काम करेंगी, या मायावती एंड वक्त पर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? हालांकि मायावती सॉफ्ट कॉर्नर लगातार इंडिया गठबंधन के लिए रखी हुई हैं, लेकिन कभी भी खुले तौर पर उन्होंने इस बात को नहीं कहा है, और इसको वो एक तरह से नकारती हुई आई हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, तो फिलहाल एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से आ रही है। यह है कि 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है। और बड़ा वो ये कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में सोनिया गांधी की एंट्री की भी खबरें हैं। खबर यह है कि जब मायावती इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करेंगी, जिसकी पूरी तरीके से सुगबुगाहट है, जिसको लेकर फॉर्मूले जो है वो सेट और तय किए जा रहे हैं, तो उसका ऐलान सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस की और मायावती की अंदर खाने लगातार कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, इस तरह की खबरें हैं। ये खबरें अभी सूत्रों के हवाले से ही हैं, अभी कोई पुख्ता इसको लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। अगर कुछ खबरें सरफेस कर रही हैं, अगर कुछ खबरें सामने आ रही हैं, तो यानी कि कोई ना कोई हकीकत जो है इससे जरूर जुड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकता है? अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो तस्वीर कैसे बदल जाएगी। आपको पता है कि मायावती भले ही पर अभी आपको एक्टिव ना नजर आ रही हो, लेकिन वो किस तरह से इंडिया गठबंधन को डैमेज कर सकती हैं, उसके जो वोटिंग परसेंटेज है, या जहां जहां जो उनका एक वोट बैंक जो माना जाता है मायावती का, उसका असर है, तो वो वहां क्या कुछ कर सकती हैं। क्योंकि बीजेपी खेमे से ये लगातार खबरें फैलवाई जा रही हैं कि मायावती और एआईएमएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी आपस में शायद गठबंधन कर सकते हैं, और वो खेल इंडिया गठबंधन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन क्या यहां पर खेल एनडीए का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? मायावती क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। जब कोई नहीं कह रहा था, तब जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने इस बात को बार बार कहा था, और उनका ये कहना था कि आचार संहिता लागू होने दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। तो क्या ये हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है? मैं स्वागत करूंगी प्रोफेसर रविकांत का, जाना माना चेहरा, लगातार उत्तर प्रदेश की जो पूरी सियासत है उस पर और देश की पूरी सियासत पर बारीकी से उनकी नजर रहती है। और इस तरह की ये जो बात मैंने आज आपको कही है, ये बात लगातार प्रोफेसर रविकांत कहते रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत, सबसे पहले स्वागत, इस्तकबाल आपका मेरे कार्यक्रम में। और आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि क्या 9 तारीख को उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या हम ये देखेंगे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? क्या इस तरह की कोई भी सियासी खिचड़ी क्या पक रही है? बुशरा जी, बिल्कुल। आपने दुरुस्त कहा कि जब तक आग ना हो तो धुआं कैसे उठ सकता है। इस बात को तो अब कई पत्रकार सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि इस देश की 2 दिग्गज महिला राजनेताओं के बीच संवाद चल रहा है। एक तरफ तो श्रीमती सोनिया गांधी और दूसरी तरफ मायावती जी। और ये अभी नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से ये बातचीत चल रही है। और इसीलिए मैं कहता आया हूं कि आचार संहिता के आसपास या आचार संहिता लागू होने के बाद बाकायदा इंडिया अलायंस का मायावती हिस्सा हो जाएगी। और इसके लिए मेरे अपने भी सूत्र हैं जो लगातार संपर्क में हैं, बताते रहते हैं कि चीजें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। और एक और मैं खुलासा कर दूं कि अभी तक ये नहीं बात बन पाई है, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि मायावती
उत्तर प्रदेश के बाहर भी सीटों की डिमांड कर रही थी। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और भी एक दो राज्यों में, 5 राज्यों में उनकी डिमांड थी कि वहां पर उनको सीटें मिले। इसीलिए ये देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में उनके वेलकम करने के लिए तो इंडिया अलायंस तैयार ही है, लेकिन पेंच फंसा हुआ है अन्य राज्यों पर। और एक और मुद्दा है, वो है कि मायावती की भूमिका क्या होगी। हो सकता है कि उस 9 तारीख को जिसकी चर्चा हो रही है, उसमें मायावती और इंडिया अलायंस एक साथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि और दूसरे राज्यों में भी वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े। और ये भी हो सकता है कि मायावती को कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी संकेत कर दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि क्या मायावती को चेहरा बनाया जा सकता है, या फिर अभी चेहरा ना बनाया जाए बल्कि एक तरह की एक अंदर खाने एक डील उनके साथ हो जाए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अगर हम उस स्थिति में आते हैं तो फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी मायावती को दी जा सकती है? क्या इस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप इस तमाम खबरों को? बुशरा जी, परिस्थितियां तो बन रही हैं, लेकिन अभी इंडिया अलायंस ये करने की जल्दबाजी में नहीं है। बहुत सोच विचार चल रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने की कतार में हैं, और उनमें वो मादा है जो बार बार बात होती है कि मोदी के सामने कौन। दरअसल इंडिया अलायंस में दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिनमें प्रधानमंत्री बनने की बड़ी काबिलियत है, एक्सपीरियंस उनका है, मोदी जी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को ही देख लीजिए, 50 साल का राजनीतिक अनुभव, और हर वो सदन में रहे हैं। तो ऐसे कई लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दर्जन भर लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि मायावती को कोई इस तरह का आश्वासन दिया जाए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं और मेरे सूत्र भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही, लेकिन ये हो सकता है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप लीड कीजिए, नेतृत्व संभालिए, और आने वाले वक्त में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा ओहदा जो जिसके वो काबिल हैं, जो सम्मान उनको दिया जा सकता है, उसके लिए आश्वासन मिले। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो पीएम पद होगा या कुछ और होगा, लेकिन मायावती के सम्मान के बराबर का ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ये तो तय है। जी, लेकिन अगर मायावती आती हैं, फर्ज कर लीजिए अभी हम ये इमेजिन करें कि 9 तारीख है और वो ऐलान हो चुका है कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो हम यहाँ पेश कर रहे हैं। अगर वो शामिल हो जाती हैं तो फिर आप उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ देश की राजनीति को कैसा बदलते हुए देख रहे हैं? क्या अभी जिस तरह से बिल्कुल सियासी तौर पर अगर हम ये कहें कि एकदम से साइडलाइन है, या उन्होंने अपने आप को साइडलाइन किया हुआ है, न जाने उनकी क्या मजबूरियां हैं, और इसीलिए उस तरह से उस बिग पिक्चर में वो नजर नहीं आती हैं, अगर वो इस तरह से शामिल हो जाती हैं तो फिर कैसे तस्वीर बदलेगी और वो कैसे तस्वीर बदलने की ताकत रखती हैं? देखिए बुशरा जी, कई बार लोगों को यह भ्रम होता है कि वो बीजेपी की बी टीम है या वो डर गई। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मायावती को कोई डराने वाला पैदा नहीं हुआ इस देश में, और अगर हिम्मत है मोदी और शाह में तो 2 ईडी के अधिकारी उनके दरवाजे पर भेज करके दिखाएं। ये हिम्मत नहीं है उनमें। दूसरा, मायावती किसी की बी टीम नहीं हो सकती, इस बात को भी बखूबी ये देश समझ ले। मायावती किसी की बी सी डी टीम कभी हो ही नहीं सकती। वो एक रणनीति के अनुसार काम करती हैं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि समाज को उनकी जरूरत है। समाज चाहता था कि वो आगे आकर के जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें वो अपनी आवाज बुलंद करे, और इसको लेकर के समाज में निराशा भी है। मैं ये भी कह रहा हूं, समाज चाहता था, लेकिन वजह कुछ भी हो, रणनीति कुछ भी हो, मायावती की खामोशी का मतलब यह नहीं है कि मायावती डर गई है या मायावती बी टीम है। नंबर 2, मायावती के इंडिया अलायंस में आते ही उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का लोकसभा चुनाव पलट जाएगा। यह मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। तस्वीर तो बहुत कुछ बदल चुकी है बुशरा जी। 3 मार्च की जो रैली हुई है पटना में गांधी मैदान में, ऐतिहासिक रैली, जनविश्वास रैली, जिसने समूचे भारत के तस्वीर को बदल दिया है। अभी से वो नैरेटिव बनने लगा है, और हालात ये है नरेंद्र मोदी को कि वो फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं।
एक एक सीट उनके निगाह में है। और उत्तर प्रदेश में ही जो गढ़ माना जाता है, वो गुजरात जहां गढ़ माना जाता है, क्या वजह है कि नितिन पटेल जैसा व्यक्ति कद्दावर नेता गुजरात का मेहसाणा सीट को छोड़ करके ये कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वजह है? कोई अंदरूनी कलह नहीं होती बीजेपी में, और गुजरात में तो संभावना ही नहीं है, नरेंद्र मोदी के रहते किसी की हिम्मत भी नहीं। लेकिन क्या वजह है कि वो छोड़ रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में भी विकेट गिर रहे हैं। बाराबंकी की सीट उपेंद्र रावत, उनका वीडियो जो आ रहा है, किस तरह से 10 साल की राजनीति हुई है, किस तरह से लोगों को प्रश्रय मिला है, किस तरह के गलत कामों में शामिल रहे हैं, वो अब एक्सपोज हो रहा है। और दूसरी तरफ वो किसान है। मोदी जी बार बार कहते हैं ना कि मेरा परिवार, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, क्या इस परिवार में वो हजारों लाखों किसान शामिल नहीं है? इस परिवार में वो मणिपुर के लोग शामिल नहीं है? इस परिवार में वो महिला पहलवान शामिल नहीं है? इस परिवार में वो दलित जिनकी पिटाई हो रही है वो शामिल नहीं है? वो आदिवासी जिनके मुंह पर पेशाब हो रही है वो शामिल नहीं है? क्या इस परिवार में आपका परिवार है कहां? हाँ, वो फैमिली है आपकी जो अंबानी अडानी वाली, वो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 पे सिमट जाएगी अगर बीएसपी आती। मैं 35 से 40 कह रहा हूं, 40 जब कह रहा हूं तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं। इससे ऊपर बढ़ने की हिम्मत नहीं है। और बीएसपी का मतलब है, भले ही वो कितनी भी कमजोर हो, और मैं बार बार कहता हूं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मायावती उत्तर प्रदेश में भले ही 13% वोट पर हो, मध्य प्रदेश में 2 से 3%, ये गिरी हालत है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, चले जाइए आप दक्षिण में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, यहां से पंजाब में जहां सबसे बड़ी आबादी है दलितों की, इन तमाम राज्यों में, राजस्थान का भी नाम मैंने लिया, मायावती का कोर वोटर मौजूद है, जो दशकों से ये उम्मीद पाले बैठा है कि वो दिन कब आएगा जब बाबा साहब अंबेडकर का वो स्वप्न पूरा होगा कि दिल्ली के लाल किले से कोई दलित वंचित तबके का व्यक्ति तिरंगा फहराएगा। उस स्वप्न को वो पैदा कर दिया जाएगा ये जैसे ही मायावती इसके भीतर आती हैं। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ये काउंट डाउन तो शुरू हो ही चुका है, इसमें गति आ जाएगी कि फिर मोदी जी ये तय कर लें कि वो जो 370 की बात कर रहे हैं, 170 बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत। और मायावती को लेकर जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं, वो एक उम्मीद जरूर जगाती है। और मायावती वो एक ऐसी नेता रही हैं, और इस इतने बड़े कद की वो नेता रही हैं जिन्होंने अपनी जमीन जो है खुद तलाशी है, और मजबूती से वो चंद महिला नेता जो हैं जिनमें शुमार किया जाता है, जिनके नाम हम सिर्फ उंगलियों पर गिन सकते हैं। और अभी सिर्फ आप देखें तो 2 ही वो नाम नजर आते हैं, एक मायावती है और दूसरी ममता बनर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लगता है इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने अभी सीटों का ऐलान उस तरह से 80 में से 80 पर नहीं किया है? वो उन सीटों पर ही नामों का ऐलान कर रहे हैं जहां वो पूरी तरीके से श्योर हैं। क्या आपको लग रहा है उस 9 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब ये पत्ते खोले जाएंगे, और इंतजार मायावती का है कि उसके बाद ही फिर जो पूरी सीट शेयरिंग है, कौन कहां कैसे लड़ेगा, क्या समीकरण बैठेगा, फिर उसका ऐलान किया जाएगा? और अखिलेश यादव, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कैसे उनका वेलकम करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो साइकिल लेकर के खड़े हुए हैं कि हाथी कब आए और हम उसकी अगवानी करें। अखिलेश यादव ने इधर जिस तरह के डिसीजन लिए हैं, बेहतरीन डिसीजन लिए हैं। अगर वो इंडिया अलायंस के बाहर रहते, जो पहले बात कही जा रही है, हालांकि बार्गेनिंग के लिए किया जा रहा था, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और वो ये भी जानते हैं कि अगर बीएसपी अलायंस में आती है तो उसका उनको कितना बड़ा फायदा मिलेगा। ये सिर्फ बीएसपी का या कांग्रेस पार्टी का फायदा नहीं है, खुद समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलेगा उन सीटों पर जहां उनके प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस को तो मिलेगा ही, और कांग्रेस और बीएसपी का वोट अब एक जैसा बन रहा है। अति पिछड़ा वोट जो बीजेपी का मजबूत वोटर है, ये वोटर मायावती के साथ आने के लिए तैयार है, कांग्रेस के साथ भी आने के लिए तैयार है, समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें नॉन जाटाओ दलित भी है कुछ। जैसे ही बीएसपी आती है, बीएसपी के आने से अंकगणित ही चेंज नहीं होगा, केमिस्ट्री भी बदलेगी।
और केमिस्ट्री जैसे ही बदलेगी वैसे ही ये अति पिछड़ा और नॉन जाटा और दलित वोटर भी अलायंस की तरफ बढ़ेगा। और तीसरा, जिसे हम अपर कास्ट कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि अपर कास्ट बीजेपी का है, मैं मानता हूं और बड़ा चंक है, लेकिन आपको उसी अपर कास्ट में यह भी मिलेगा कि जो पिता है वो बगैर पेंशन का बैठा हुआ है, घर में 2 बच्चे हैं वो बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं, वो भी बेहद हताश हैं। और अगर इंडिया अलायंस का नैरेटिव सेट होता है तो डेफिनेटली वो लोग भी इस अलायंस के साथ आएंगे, क्योंकि मायावती ने राजनीति अपनी जो विचारधारा की कांशीराम के जरिए, लेकिन जब वो शासन सत्ता में रही तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बुशरा जी, उत्तर प्रदेश में एकमात्र मायावती का ऐसा समय है कि जब चाहे आप अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, किसी के साथ न तो कोई हमदर्दी थी, न किसी के साथ कोई पक्षपात था। और उस समय लैंड ऑर्डर जितना मजबूत था, व्यापारियों को जितनी तरक्की हो रही थी, जितनी नौकरियां मिल रही थी, बैकलॉग भर्तियां हो रही थी, कहीं कोई उत्पीड़न नहीं था, होता था तो सजा भी होती थी। ये जो माहौल मायावती ने बनाया था उसमें आज भी उनकी मकबूलियत है और अपर कास्ट में भी वो पसंद की जाती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो केमिस्ट्री बनेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की तस्वीर को भी बदलेगी। फिर सवाल लोग ये भी पूछ सकते हैं प्रोफेसर रविकांत की, पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ थे, लेकिन हमने देखा कि कैसे 15 सीटों पर जो है वो गठबंधन सिमट गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरएलडी नहीं है, आरएलडी को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं, वैसे भी वो सिर्फ जाटों की पार्टी ज्यादा मानी जाती है, किसान भी है तो जाट किसान जो है उनकी पार्टी मानी जाती है वो, और उसमें भी अभी फर्क है जयंत चौधरी और पहले में, और अभी उन्होंने जिस तरह से पलटी मारी है तो शायद उसमें से जाट जो है वो बड़ा चंक उनसे वैसे भी नाराज हो गया होगा, 2 सीटों पर उनको सिमटा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो क्या 2019 से 2024 की तस्वीर कितनी बदलेगी? क्या इसलिए भी इसमें उम्मीद जगाई जा सकती है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और राहुल गांधी कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी इस तरह से जातिगत जनगणना, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय के अलंबरदार नहीं रही है, उसने अभी झंडा बुलंद किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि उससे इस वजह से एक उम्मीद जगी है कि अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो फिर पूरे तरीके से तस्वीर बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की और देश की भी? देखिए बुशरा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। जो आरएलडी का सवाल है, मैं उस पर आपको बता दूं कि जाट जो वोटर है, उसके अगर आप प्रवृत्ति को देखें तो जहां पे आरएलडी चुनाव लड़ेगी वहां पे वो वोट करेगा। ये भी हो सकता है कि जहां पे जाट कैंडिडेट हो वहां पे भी वोट कर दे, लेकिन जहां बीजेपी का नॉन जाट कैंडिडेट होगा वहां पे वो किसी भी कीमत पर वोट नहीं करेगा। अब उसके लिए रणनीति बीजेपी की ये हो सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जाट को टिकट दें, लेकिन 2 बड़े घटनाक्रम हुए। किसान आंदोलन है, इसमें 750 किसानों की शहादत हुई थी पिछली बार, अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। और दूसरा, महिला पहलवानों जो जाट समाज से ही आती थी उन पर जो यौन उत्पीड़न उनका हुआ था, वो एक गुस्सा है और ये लड़ाका कौम है, कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करती। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपको ये परिस्थितियां दिखेंगी। रही बात इसकी जो आपने कहा कि अगर ये आते हैं, इसी केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, तीनों के तीनों सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा और बढ़कर के राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय तो आसानी से समझ में आता है, राजनीतिक न्याय का मतलब जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, उस पूरे एजेंडे के साथ। ये नहीं है कि आपने कुछ मुखौटे ले लिए और उनके मुंह पर पट्टी बांध दी और उनको दिखा दिया कि देखिए आपके समाज का नेता है, हम इसको लेकर के आ रहे हैं, हमने इसको विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, राज्यपाल बना दिया, अब आप हमको वोट दे दीजिए। राहुल गांधी इससे इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे एजेंडे के साथ, पूरे डिग्निटी के साथ और पूरे प्रतिनिधित्व के साथ हम राजनीतिक न्याय प्रदान करने जा रहे हैं। नंबर 2, आर्थिक न्याय में उन्होंने कहा कि 12 लाख नौकरियां सरकारी खाली हैं जो मोदी के 10 साल के कार्यकाल में नहीं भरी गई हैं। हम आएंगे तो ये करेंगे, एमएसपी की गारंटी हम करेंगे। और इसके अलावा भी राहुल गांधी जिन बातों को सामने रख रहे हैं वे बेहद विश्वसनीय हैं, उन पर आप कतई संदेह नहीं कर सकते। वो उतनी ही बात कह रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं।
पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और मायावती की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो मजबूत है ही, वो सिर्फ दलित वोटर उनका नहीं है, अति पिछड़ा और नॉन जाटा और दलित भी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अति पिछड़ा अगर 5% भी बीजेपी से फिसलता है तो बुशरा जी कम से कम 40 सीटें प्रभावित होंगी, क्योंकि अपर कास्ट वोटर कितना है बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश में थोड़ा हम ज्यादा मान लें तो 15 से 20%, इसके ऊपर अपर कास्ट वोटर नहीं है, मैक्सिमम 20%। इसके ऊपर जो उसको मिलता है वो ओबीसी वोट मिलता है, दलित वोट मिलता है, और वो मिलता है जातिगत समीकरणों के जरिए, हिंदुत्व की वजह से नहीं। हिंदुत्व की वजह से अपवाद स्वरूप कुछ वोट मिलता है, लेकिन असल में वो मिलता है प्रतिनिधित्व, मतलब जो मुखौटे हैं उनके जरिए। इस बार ये जब राहुल गांधी की राजनीति है, और अखिलेश यादव ने भी जो अभी टिकट वितरण किया है उसमें भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा है, मायावती के आने से एक बड़ा कद्दावर दलित लीडर, उसके आते ही ये पूरा नैरेटिव चेंज होगा। एक तो वो महिला है और दलित है, तो महिलाओं के साथ न्याय है, दलितों के साथ न्याय है। जो प्रताड़ना 10 साल में हुई है उसके सामने एक ऐसे कद्दावर लीडर को खड़ा करना जिसके जीवन में, जिसका पूरा संघर्ष ही दलित उत्पीड़न के खिलाफ रहा हो, दलितों की राजनीतिक न्याय और भागीदारी के सवाल पर रहा हो, दलित वंचित दोनों, अति पिछड़ा भी, तो उन मायावती के आते ही ये जो पूरा सिनेरियो बनेगा, जो केमिस्ट्री बनेगी, वो आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट करने वाली हो। जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत होशो हवास से कह रहा हूं कि बीजेपी की जमीन कितनी बचेगी, इस पर नरेंद्र मोदी मंथन करेंगे कि हम कितना बचा पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है ये अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक तरफ आपको पता ही है नरेंद्र मोदी 370 और 400 की बात करें, और यूपी के लिए तो उन्होंने 80 में से 80 की बात कही है। और ऐसे वक्त में जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और उसके साथ साथ जो डबल इंजन की वो सरकार कहते हैं, उस राज्य की भी एंटी इनकम्बेंसी है उसके बावजूद भी। लेकिन सवाल इसमें यहां पर इंटरेस्टिंग ये बात है कि लोकसभा के चुनाव सोनिया गांधी लड़ने नहीं जा रही है। एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स जो है उससे उन्होंने संन्यास लिया है, वो राज्यसभा में पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी की एंट्री यहां पर क्यों सोनिया गांधी महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस वक्त में जब हम मायावती की बात करते हैं? क्या आपको लगता है सोनिया गांधी और मायावती की आपस में कोई केमिस्ट्री, कोई एक कंफर्टेबल एक ग्राउंड है जिसकी वजह से वो तस्वीर में आ रही हैं और वही उस तस्वीर को बदल सकती हैं जिस पर अब तक इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं? उषरा जी, मैं एक और खुलासा कर दूं, हालांकि वो बात बाद में आ चुकी थी। 2019 में सोनिया गांधी चाहती थी कि मायावती प्रधानमंत्री का फेस हो, और अगर आपको याद आ रही हो वो कर्नाटक बेंगलोर की तस्वीर जिसमें उन्होंने मायावती को जो सम्मान दिया था, जो उन्होंने गले से लगाया था मायावती को, वो वही संकेत था। और इस वजह से सोनिया गांधी और मायावती के बीच जो संवाद है बेहद सकारात्मक और परस्पर सम्मानजनक है, और एक ही शख्स है जिसे मायावती इनकार नहीं कर सकती, वो है सोनिया गांधी। ये परस्पर सम्मान है, और मायावती को जो सम्मान सोनिया जी देती हैं उसमें मैं थोड़ा सा अलग हटके भी बात कर लूं। सोनिया जी इटली से उनका जीवन वहां से शुरू होता है, वो पश्चिम जहां समानता है, जातिगत भेदभाव जो नहीं करता, तो उस सोच की वो है, और वो ये ख्वाहिश रखती थी कि इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बने। ये उनकी पुरानी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश तब और ज्यादा बलवती होती है जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। तो ख्वाहिश तो उनकी यही है कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने। अब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उसमें मायावती को चेहरा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसके मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन ये तो तय है बुशरा जी कि प्रधानमंत्री इस बार कोई दलित ही होगा। वो कौन होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये काम जी ये बिल्कुल, ख्वाहिश और श्रीमती सोनिया गांधी की पुरानी है, आज की नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो लखनऊ की तरफ निगाहें बढ़ाएंगी तो उनके नजर में यही होगा कि कैसे हम डॉक्टर अंबेडकर के उस सपने को पूरा कर सके
और जो खुद श्रीमती सोनिया गांधी ने जो ख्वाब बुना है उसको वो कैसे पूरा कर सके, उसके लिए ही 9 तारीख को वो पहलकदमी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है सोनिया गांधी क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत कायदे से अभी आपने समझाया और वो तमाम आपने पृष्ठभूमि बताई कि हमने देखा कि कैसे कब कब मायावती और सोनिया गांधी को हमने करीब देखा है, और बेंगलुरु की वो जो आप बात कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर थी। मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों भी साथ आ सकते हैं, ये बीजेपी कोई प्लान कर रही है, क्या इसमें कोई दम है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है। देखिए, मायावती कोई आज की लीडर नहीं है कि उन्होंने 5 साल पहले राजनीति शुरू की। मायावती की नजर है पूरे चुनाव पर, वो जानती हैं कि ओवैसी के साथ आने से उनके ऊपर क्या टैग होगा, क्या टैग लगेगा उनके ऊपर। तो वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। उनके मन में जो चीजें हैं कि या तो वो इंडिया अलायंस के साथ जाएं या फिर अकेले चुनाव लड़ें। ये जो खेल चल रहा है ये बीजेपी के जरिए चल रहा है, आरएसएस के जरिए चल रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, हमेशा मायावती के लिए कुछ सम्मानजनक ही शब्द बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। कई बार पिछले इलेक्शन में जब विधानसभा का हो रहा था, अमित शाह ने बड़ी तारीफ की थी उनकी। तो कई बार लोग ये एनालिसिस करने लगते हैं कि मायावती बी टीम में नहीं, वो उसके जरिए दलित समाज को मैसेज देते हैं बीजेपी के लोग। जैसे अभी आकाश आनंद को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई, कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ये प्रमाण मिल गया, ये प्रमाण नहीं है। असल में ये सुरक्षा देकर के बीजेपी दलितों के भीतर अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहती है, ये करके कि देखिए मैं कितना महत्व दे रहा हूं। ये खेल है, मायावती को बी टीम नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये बीजेपी चाह रही है कि मायावती और ओवैसी को हम एक साथ ला दें, तो ये हिम्मत नहीं, ये कोई नहीं कर सकता, मायावती से कोई नहीं करवा सकता। जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी अगर हम ये देखें तो क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण है, लगभग 20% है अगर हम टोटल देखें, और कुछ सीटों पर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें और पूर्वांचल की सीटें हैं जहां पर वो ये तय करता है कि कौन उम्मीदवार जीतेगा। इस स्थिति में उसके नंबर हैं। और अभी की हम जो स्थिति देख रहे हैं, खासतौर पे ग्राउंड से जो रिपोर्ट है वो सीधे तौर पर बताती है कि मायावती से भी नाराज है मुसलमान और समाजवादी पार्टी से भी नाराज है मुसलमान, और मुसलमानों ने यह तय किया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ वो जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार एक्टिव है और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसमें उनका यकीन जो है बड़ा है। हमने कर्नाटका से लेकर हिमाचल में तो हालांकि बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन तेलंगाना इन तमाम जगहों पर देखा कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है कांग्रेस को। तो क्या आपको ये लगता है कि इस बार ये तीनों जब साथ में आते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक भी बटेगा नहीं, बल्कि कंसोलिडेट होकर जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं पार्टियां, उनको वो वोट करेगा? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि चाहे अगर अलग अलग लड़ते हैं, माना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है और बीजेपी अलग लड़ रही है, तो वो जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है वहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगी, जहां दलित कैंडिडेट है इस गठबंधन का वहां दलित कैंडिडेट वो खड़ा करेंगी, और कहीं ना कहीं कितना भी कह लें वोट बढ़ता ही है। और ये अगर तीनों साथ आ जाते हैं तो वो मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध नहीं लगेगी, और यही सबसे बड़ा क्या खेल हो सकता है? निश्चित रूप से, और दलित और मुस्लिम में दोनों को जोड़ करके कहूंगा। देखिए, मुस्लिम जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ खड़ा है, और उसकी बड़ी वजह है कि इन दोनों के बीच दर्द का रिश्ता है। राहुल गांधी को जितना प्रताड़ित किया गया ईडी के जरिए, उनकी सदस्यता छीनी गई, घर छीना गया, और बीजेपी ने जिस तरह से उनको गालियां दी, क्या क्या नहीं हुआ ये हम दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। और यही हालत, इससे बदतर हालत अल्पसंख्यकों की गई। कहीं उनको लिंचिंग की गई, लव जिहाद के नाम पर उनको टॉर्चर किया गया, बुलडोजर के जरिए उनके घर गिरा दिए गए, और सीए एनआरसी का वो पूरा खतरा सामने डराया गया, उसके जरिए कपड़ों से पहचाना जा रहा था। तो राहुल गांधी और माइनॉरिटी के बीच एक दर्द का रिश्ता है, और माइनॉरिटी ने इस बात को देखा इस बीच में कि हमारे लिए कोई पार्टी अगर खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से जो माइनॉरिटी है वो काफी नजदीक इस समय जा चुका है।
लेकिन बीएसपी के प्रति नाराजगी नहीं है। वो जब लोग ये कहते हैं कि वो बी टीम है तो लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है। मायावती के साथ एक है कि जब 2002 के दंगों के बाद वो नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए गई थी, लेकिन मायावती वो है जो 3 बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनती हैं और 2 बार उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आप मायावती की रणनीति और राजनीति को समझिएगा। 2.5 साल के शर्त के बावजूद 2.5 साल मुख्यमंत्री रहती हैं और किक मारती हैं मायावती। इसी में कहता हूं कि मायावती बेहद कुशल रणनीतिकार है और मैं ये भी कहता हूं कि वो बी टीम नहीं है। तो जब ये माइनॉरिटी देखती है तो वो ये मानती है कि नहीं, मायावती ने, और कोई दंगा नहीं हुआ उनके काल में, कभी इस तरह से संकट में नहीं रही माइनॉरिटी, कभी दबाया नहीं गया, उसको डराया नहीं गया। तो वो आप ये कह सकते हैं, हाँ थोड़ा सा निराश हो सकता है लेकिन नाराज नहीं। नाराज थोड़ा अखिलेश यादव से हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव को उसने भरपूर वोट किया था पिछले इलेक्शन में, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खां का मामला हो या और भी कई मामले हो, वो खामोशी ओढ़े रहे। तो जैसे ही ये तीनों लोग आ रहे हैं, ये नाराजगी दूर हो रही है और इन सबको, चाहे माइनॉरिटी हो, दलित हो, ओबीसी हो, सबको संविधान और लोकतंत्र बचाने की चिंता है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों को बचाने की चिंता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि माइनॉरिटी अपने बचाने के लिए नहीं, संविधान को बचाने के लिए अगर कोई सबसे मुखर हो करके और प्रताड़ित हो करके अगर खड़ा हुआ है तो वो माइनॉरिटी और दलित है। और इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन एका भी बन रही, और यही नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा एकजुट वो सूत्र बनने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो केमिस्ट्री और अगर दोनों बन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आने वाले लोकसभा चुनाव। आखिरी मेरा सवाल संक्षेप में आपसे, लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि मायावती की अगर हम बात करें तो लगातार वो कभी सड़कों पर नजर नहीं आई। वो कहती भी हैं कि सबकी राजनीति करने का तरीका अलग अलग है। हमने देखा कि चाहे दलितों का मामला हो, चाहे मुसलमानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, एक ट्वीट या ज्यादा से ज्यादा वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नोट पढ़ती हुई नजर आती हैं सड़क पर, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं तमाम। तो जब तक आप जनता के बीच में जाकर उनकी लड़ाई नहीं लड़ते तो वो परसेप्शन भी नहीं बनता। तो क्या उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मायावती की वो ताकत है कि वो बहुत कुछ बदल सकती हैं, लोग उनकी तरफ कोई सिंपैथी या वो टर्नआउट इस तरह से हो सकता है कि अभी भी वो उम्मीद बाकी है? निश्चित रूप से देखिए, मायावती से निराश हैं लोग, समाज तो बेहद निराश है। मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मायावती ऐसे मुद्दों पर सड़क पर खड़ी होंगी, क्योंकि उनकी राजनीति वहीं से निकल करके आती है। लेकिन मायावती का जो कद है, मायावती का जो व्यक्तित्व है, उसमें ये खूबी आज भी है कि अगर उनका नाम आगे आता है, वो अगर बोलती हैं, वो अगर सभाएं करती हैं, तो वो सारी गुस्सा, सारी निराशा वो खत्म हो जाती है दलितों के भीतर। ये उनकी खूबी। और इसीलिए जब वो कहती है कि हमारी रणनीति है, तो उस रणनीति के तहत जब वो आएंगी तो लोग, क्योंकि ये वक्त दलितों और माइनॉरिटी के लिए सबसे बुरा है, आपका अगर संविधान कमजोर पड़ता है तो ये दोनों के लिए सबसे खतरनाक समय है। इसलिए वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज भी कर रहा। बहन जी को वो थोड़ा सा निराशा में कुछ बोलेगा भी, लेकिन ये तुरंत सोचता है कि अगर वो सामने आती है तो फिर हम खड़े। इसलिए मैं कहता हूं ना कि मोदी और शाह में हिम्मत नहीं है कि वो 2 ईडी के अधिकारी भी उनके दरवाजे पर भेज, ये उनकी ताकत है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और अब इंतजार होगा या तो 9 तारीख का, या फिर जैसा प्रोफेसर रविकांत कहते रहे आचार संहिता लगने का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 14 तारीख वो तारीख हो सकती है जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं, जिस तरह से हमने 2019 में देखा था, और उसी का इंतजार किया जाएगा। तो आने वाला जो हफ्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है देश और उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए हर तरीके से। क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए हाथ का साथ जो है वो हाथी को मिलेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या साइकिल, हाथी और हाथ एक साथ नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद से तस्वीर क्या बदलेगी और सोनिया गांधी का रोल क्या होगा? क्या वो
कांग्रेस की चाणक्य बन के उभरती हैं, क्योंकि चाणक्य जो नाम है वो एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो है अमित शाह, सबको पता है। लेकिन क्या उस चाणक्य पे ये चाणक्य सोनिया गांधी क्या भारी पड़ती हुई नजर आएंगी, ये हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा बस कुछ ही दिनों का, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आपको ये भी बता दें, चाहे प्रोफेसर रविकांत हो या मैं हूं, हम एक डिस्क्लेमर जरूर आपको देना चाहते हैं, ये सारी संभावनाएं हैं। और जिस तरह से कहा कि तभी धुआं होता है जब आग होती है, तो ये तमाम सूत्रों के हवाले से हम आपको खबरें बता रहे हैं। सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कभी भी बाजी पलट सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत, अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।